चलिए अब कॉल कर दिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उत्तर वैदिक काल में भू क्षेत्रों का महत्व बढ़ गया, युद्ध का आधार भू क्षेत्र हो गया, नियमित कर व्यवस्था शुरू हो गई, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, नियमित सेना हुई, मंत्रि परिषद रेगुलरिटी के साथ स्थापित हुई। ये वो चीजें जिससे राजा दमदार हो। देखिए ध्यान से, उत्तर वैदिक काल आपको मैंने कल ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक कालीन, अब संस्कृति की बात करो, कल्चर की बात करो, जो लगभग 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच में मानी जाए। इस संस्कृति का क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज, राजतंत्र का प्रारंभ। राजतंत्र का प्रारंभ कैसे? इसका क्या आधार है? नियमित कृषि का विस्तार होने से नियमित कर प्रणाली। कर प्रणाली का मतलब बेटा टैक्सेशन। नियमित कर प्रणाली प्रारंभ है। भाई अब निश्चित एग्रीकल्चर का विस्तार हुआ तो खेत कंप्लीट हो गए, नियमित कर प्रणाली प्रारंभ हो। इससे राजा की शक्तियों में वृद्धि, नियमित सेना, एवं स्थिर मंत्रि परिषद। स्थिर मंत्रि परिषद है ना? तो यही चीजें तो राज्यतंत्र है। हाँ, अब इसे क्या हुआ? राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब राज्याभिषेक संस्कार होने लगा। राज्याभिषेक संस्कार संस्कार जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया। राजाभिषेक संस्कार का विस्तार हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी पूरी की पूरी लिस्ट दी गई। ध्यान से सुन, मन यही है, जब राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, राजा मनमाना नहीं रहा, अरे सॉरी, राजा मनमाना हो गया, सभा और समिति जैसी संस्थाओं की शक्तियां कमजोर हो गई। सभा एवं समिति जैसी संस्थाओं की स्थिति कमजोर हुई। भैया जब राजतंत्र आएगा तो लोकतांत्रिक समितियां कमजोर हो जाएंगी। राजतंत्र का मतलब राजा दमदार हो जाना है या नहीं, बताइए? तो जब राजा दमदार होगा, राजतंत्र आएगा, तो लोकतांत्रिक स्थितियां उस शुचिता को बढ़ावा देने के लिए, मन पर नियंत्रण के लिए, शुचिता को बढ़ावा देने के लिए कराया जाता है ऐन्द्र महाभिषेक यज्ञ। आइए
अब जरा देखिएगा, अब यहां की राजनीतिक स्थिति, विभिन्न दिशाओं में अनेक प्रकार के राज्य एवं उपाधियुक्त शासकों का उदय हुआ। देखिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। देखिए ध्यान से, देखिए ईस्ट को प्राची कहा गया। प्राची, पूर्व। आइए, नॉर्थ में देखिए, यहां पर नॉर्थ का राजवंश साम्राज्य एवं यहां का जो शासक है सम्राट, देखो ये राज्य का नाम ये हो गया और शासक का नाम, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, और माने नहीं, शासक की उपाधि, सॉरी नाम नहीं, शासक की उपाधि माने पूर्वी क्षेत्र के शासक सम्राट कहे गए, इनकी ये थी। और ये पूर्वी क्षेत्रों के राजा कौन सा यज्ञ करते थे? पूर्वी क्षेत्र में किया जाने वाला यज्ञ है वाजपेय यज्ञ करते थे। अब आइए, पश्चिमी क्षेत्र में क्या कहे जाते हैं? यहां का जो राज्य है क्या कहा जाता था? स्वराट, सॉरी स्वराज्य, शासक स्वराट। और यहां यज्ञ कौन सा होता था? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यहां राजा करते थे। और आइए नॉर्थ, उत्तर में, उत्तर का राज्य बैराज्य, बैराज्य राजा विराट। और यज्ञ यहां कौन सा होता था? पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ करता। ये उत्तरी क्षेत्र के राजाओं की बात। और यहां स्पेशली बैराज्य क्षेत्र में गणराज्यीय शासन प्रणाली थी, माने उत्तर क्षेत्र में गणराज्य थे ज्यादा। अब आ जाओ साउथ में, दक्षिण में साम्राज्य का नाम था भोज्य। राजा जो था भोज, या इसी को सर्वराट कहते। और ये कौन सा यज्ञ कराता था? राजसूय यज्ञ। ठीक है। अब आ जाओ मध्य में, बीच में, मध्य का जो राज्य था वो राज्य कहा, साम्राज्य को राज्य कहते थे। और इनका राजा राजा कहलाता था। और इनका जो यज्ञ था राजसूय, सॉरी दक्षिण में बेटा सर्वमेध यज्ञ, यहां राजसूय यज्ञ होता था।
मध्य में राजसूय यज्ञ होता था, बीच में। यहां पर यज्ञ होता था सर्वमेध यज्ञ। ये हो गया। देखो, उत्तर का राज्य वैराज्य, राजा का नाम, राजा का उपाधि विराट, यहां यज्ञ राजा पुरुष मेध करता। दक्षिण का राज्य का नाम भोज, और राजा को भोज या सर्वराट कहते थे, यह राजा सर्वमेध यज्ञ करता था। पश्चिम के साम्राज्य का नाम था स्वराज, और यहाँ के राजा की उपाधि स्वराट होती, यह अश्वमेध यज्ञ करता था। पूरब या प्राच्य के साम्राज्य, राज्य का नाम साम्राज्य होता था, राजा सम्राट होता था, और यज्ञ वाजपेयी करता था। बीच में मध्य क्षेत्र में का राज्य राज्य कहा जाता था साम्राज्य, और राजा राजा होता था, ये राजसूय यज्ञ करता था। ये इस तरह से इन फ्यूचर इन चारों दिशाओं पर, इन चारों माने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन सभी पर अधिकार करने वाला, माने सभी पर जो अधिकार कर लेता था वह एकराट कहलाता था। एकराट सभी क्षेत्रों पर, यह आता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अधिकार करता वह क्या कहलाता था? एकराट। और यह एकराट नामक उपाधिधारी राजा कौन सा यज्ञ करता था? इसका जो यज्ञ था वह करता सर्वमेध यज्ञ। यह भी सर्वमेध यज्ञ करता था, है ना। भोज भी सर्वमेध यज्ञ करता था, माने दक्षिण वाला भी सर्वमेध यज्ञ करता था, और ये सभी पर अधिकार करने वाला भी सर्वमेध यज्ञ करता था। मगध का एकराट उपाधिधारी राजा कौन, और भारत का एकराट उपाधिधारी राजा कौन, बताओ। ये तो उत्तर वैदिक कालीन स्थिति है। यहां देखो ध्यान से, ये उत्तर वैदिक कालीन स्थिति है। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। नॉर्थ वैराज्य राजा विराट, यज्ञ पुरुष में। साउथ फिर से बता दे रहा हूं, भोज राज्य, भोज नामक राजा, यज्ञ सर्वमेध यज्ञ। पश्चिम में स्वराज्य नामक राज्य, स्वराट राजा की उपाधि, अश्वमेध यज्ञ। पूर्व में साम्राज्य राज्य का नाम था, राजा की उपाधि सम्राट, यज्ञ वाजपेयी। मध्य क्षेत्र में साम्राज्य का नाम राज्य था, राजा उपाधि थी, और राजसु यज्ञ करता। इन सभी पर जिसने कालांतर में अधिकार कर लिया उसे एकराट कहा गया, और वह भी सर्वमेध यज्ञ करता था। तो आप में कितने लोग ऐसे बता सकते हैं, जितने भी लोग हैं, कि मगध का एकराट उपाधिधारी शासक कौन था, और भारत का एकराट उपाधिधारी? ये नोटिंग पॉइंट में मैं दूंगा, नोट पॉइंट में। ओहो, चलो सब आ गया, ठीक है। आइए, नोट पॉइंट। मगध का एकराट उपाधिधारी प्रथम शासक, और दूसरा भारत का एकराट उपाधिधारी
प्रथम शासक, यहां जरूरी था इसलिए यहीं लिखा। यह है महापद्मनंद और यहां चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का एक राड उपाधिधारी प्रथम शासक, आप लोग अपने हिसाब से लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि मगध क्षेत्र का एक राड उपाधिधारी शासक महापद्मनंद। अब जिसे जहां नहीं समझ में आया डिस्कस कर ले। गालानंदनी, महापद्मनंद। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया बात कर ले, जिस भी पॉइंट पर जिसे डिस्कस करना हो आप बात कर सकते हैं। राजाभिषेक परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। चलिए जल्दी से सारे बच्चे, किसी को कोई कमेंट्स या जिसे जो बात ना समझ में आई हो डिस्कस। मैं आपको 1 मिनट का मौका दे रहा हूं। चलिए, जितेंद्र जी ने लिखा, सब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। बस, तो अब आपको ये राजनीतिक स्थिति इनकी क्लियर हो गई। नहीं, क्लियर बता तो दिया श्री जी, जब से आए हो तब से यही तो चल रहा। हाँ, इसमें कुछ हुआ थोड़ी है, एक ही लाइन तो अभी हुई है। क्या हुई है? ये उत्तर वैदिक कालीन कल्चर की बात हुई, राजतंत्र का प्रारंभ हुआ, कृषि का विस्तार, नियमित कर प्रणाली आ गई, बलि नियमित कर हो गया। बलि नामक नियमित कर, बलि एवं भोग, ये दोनों नियमित कर हो गए। अब ये रेगुलर मिलने लगे, स्वेच्छा पर नहीं था। राजा की शक्तियों में वृद्धि, नियमित सेना और स्थिर मंत्री परिषद आई। राजाभिषेक संस्कार पहली बार इसी युग में आया, उत्तर वैदिक काल में। अब आइए, अब राजनीतिक व्यवस्था है तो इसी में हमने पूरा विभिन्न क्षेत्रों के राजा अलग अलग नामों से जाने गए। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। अब जिसे जो भी लाइन नहीं समझ में क्लियर कर ले। अब आइए, राजाभिषेक संस्कार को वेस्ट में नहीं सैनी, सनी वेस्ट में नहीं, उत्तर में। ये कहा मैंने मैच दिखाया? उत्तर के लिए गणराज्य व्यवस्था दी गई, उत्तर के लिए। तुम पश्चिम समझ गए? बैराज्य, बैराज्य क्षेत्र में गणराज्य प्रणाली की बात आती है, माने पश्चिमोत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, आया समझ में से नहीं? अब आइए, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में 12 रत्नियों, बारह रत्निन का उल्लेख। कौन कौन?
राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी माने प्रधान रानी, प्रधान रानी या इसी को पट रानी माने मुख्य रानी, सूत, रथ, सेना का नायक या राजा का सारथी, जैसे कृष्ण बने, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, छता, ये सब आता है। छता, प्रतिहारी, प्रतिहार या राजमहल, का प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी। और आइए, संग्रहीता, भागदूध, ये बहुत बार एग्जाम में आया। संग्रहीता क्या है? कोषाध्यक्ष, कोष का संरक्षक। भागदूध, टैक्स संग्रहित करने वाला। अर्थ मंत्री या कर संग्राहक, यही कर को संग्रहित करता था। फिर इसके बाद अक्षवाप, अक्षवाप पासा खेलने में राजा का प्रमुख सहयोगी। पासा या दूध कीड़ा। पालागल, 12वां राजा का मित्र, और कहीं कहीं इसे संदेशवाहक कहते हैं। ये 12 रत्नी थे, 12 में 4 महिला रत्निन होती थी। ये बड़ी बात है। और संभवतः एक तो ये महिषी होती थी, कभी कभी छता भी, कभी कभी अक्षवाप और पालागल, ये सब भी महिलाएं हो सकती। और सब में राजतंत्र था। तनी कितने देर में समझते हो बेटा? राजतंत्र था और सब में। अरे एक जगह गणतंत्र लिखा तो बचा हुआ तो सारा राजतंत्र है ना बेटा। जब वैदिक काल में सीधे लिख दिया गया कि राजतंत्री शासन प्रणाली थी, लेकिन एक जगह उत्तर के क्षेत्र में कहा जाता है कि संभवतः गणतंत्रीय थी, है ना। तो इतना धीमा समझोगे बेटा इस लेवल पर। आइए, इसके अलावा कई अन्य को भी कहते हैं, जैसे गोविकर्तन, गवाध्यक्ष, इन्हें भी मंत्रियों की श्रेणी में माना जाता। अन्य रत्निन जो बाहर से 12 से बाहर थे, गोविकर्तन, माने गायों का अध्यक्ष, गवाध्यक्ष,
तक्षा, एक छता है और एक तक्षा है, बढ़ई। ठीक है, इसके अलावा ये क्लियर हो गया। पालागल, राजा का मित्र और संदेशवाहक। दो प्रांतीय अधिकारियों का भी नाम मिलता है। दो प्रांतीय अधिकारी थे। दो प्रांतीय अधिकारी कौन से थे? दो, ध्यान से देख, एक अस्थपति और एक सतपति। अस्थपति एवं सतपति, 100 गांव का मुखिया सतपति और अस्थपति सीमांत प्रदेश का प्रशासक। बस ये हो गया राजनीतिक स्थिति, यहां बस क्लियर है। अब आ जाओ सामाजिक स्थिति में, आ जाइए। ये क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, रत्नियों की श्रेणी में, जी जी, तभी तो राजा का नाम लिखा गया ना बेटा। राजा भी इन्हीं मंत्रि परिषद का एक हिस्सा था, लेकिन उसमें मुखिया, ये मुखिया मंत्रि परिषद का हिस्सा है और ये सलाहकार है, सलाहकार। ठीक है। बाकी युवराज राजा का बेटा, सेनानी सेना का प्रमुख, महिषी प्रधान रानी। देखो अब रानी भी तो है ना इसी में, राजा का रथवाहक भी है इसी में, है ना बेटा। अब आ जाओ, हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन या स्थिति के बाद धार्मिक, फिर आर्थिक, खत्म वहां से। ठीक है। अब जरा आप देखिएगा इसमें बेटा, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ, वर्ण व्यवस्था कठोर, मतलब जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण प्रथा। कर्म के स्थान पर जन्म के अनुसार वर्ण निर्धारित। अभी भी जाति प्रथा नहीं थी, समझ लेना। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा अभी कठोर नहीं हुई थी, बल्कि वर्ण विधान कठोर हो गए। व्यवसाय, व्यवसाय जो पहले एक परिवार में सारे लोग कर लेते थे, अब यहां आनुवंशिक हो गए। जिस परिवार में पैदा हुए वही कार्य करेंगे। ठीक है। द्विज, द्विज समूह,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसमें थे। द्विजों का उपनयन होता था, इनका उपनयन संस्कार होता था। वैश्य के बाद शूद्र इनसे बाहर, शूद्र एवं महिलाओं का उपनयन संस्कार अवरुद्ध हो गया। माने अब इनका उपनयन संस्कार बंद हो गया। गोत्र प्रथा प्रारंभ। गोत्र प्रथा प्रारंभ। गोत्र अर्थ क्या है? गोत्र एक कुल, वंश या परिवार का प्रतीक थी। अंतर जातीय विवाहों पर प्रतिबंध। जब सेम गोत्र में विवाह नहीं होगा, सगोत्री विवाहों पर बैन लग गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये इनका समाज है। आश्रम पुरुषार्थ, आश्रम एवं पुरुषार्थों का निर्धारण। आइए, कितने आश्रम? 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य का जो पुरुषार्थ किससे जुड़ा? धर्म से, धर्म एवं ज्ञान। गृहस्थ अर्थ एवं काम। वानप्रस्थ में अर्थ एवं समाज और सन्यास में ब्रह्मचर्य। आइए, सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता? छांदोग्य उपनिषद।
और चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद। क्लियर हो गया? अरे इसमें ब्रह्मचर्य नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा, मोक्ष होगा बेटा। बोल रहा हूं लेकिन वो निकल गया मुंह से। समझ तो गए ना, मैंने बोला तो। चल रिवर्स में सही कर दूंगा, इतना ना घबराया कर, रिवीजन भी तो करूंगा। आइए, क्लियर हुआ? गृहस्थों द्वारा गृहस्थों द्वारा गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले प्रमुख यज्ञ। तो सबसे बड़ी चीज इसमें पंच महायज्ञ हर गृहस्थ को करना चाहिए, है ना? और 7 नहीं, 3 ऋणों से मुक्ति चाहिए उसे। 3 ऋणों से मुक्ति का प्रयास करना चाहिए हर गृहस्थ। इसके अलावा 16 संस्कारों का पालन करना चाहिए। ये एक गृहस्थ से उम्मीद की गई। अब ये पंच महायज्ञ कौन से हैं गृहस्थों के द्वारा? एक ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ ये हर सनातनी को यह करना चाहिए। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं का ऋण आपके ऊपर रहता। तीसरा सब पितृयज्ञ। चौथा मनुष्य यज्ञ, मनुष्य जाति में जन्म लिए हो तो उसका भी आप कार्य करिए। तीसरा अपने पितरों के लिए, सभी जीवों के लिए भूत यज्ञ। 3 ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये सब आपको चुकाना चाहिए। आइए, ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए। अध्यापन कार्य, पढ़ाना लिखाना। देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा, हवन द्वारा देवताओं की पूजा। पितृयज्ञ, पितरों को जल एवं भोजन, जो पितृ पर चलता, पितरों को जल एवं भोजन देना, ये हो गया। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ है। भूत यज्ञ,
समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता कृतज्ञता प्रकट करना कि सब जरूरी है हमारे लिए। ऋषि ऋण ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, ये ऋषि ऋण उतरना। जैसे ऋषियों ने हमें ज्ञान सिखाया, विज्ञान सिखाया, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना भी हमारा एक कर्तव्य हो जाता, जैसे हमें पढ़ाया लिखाया गया। पितृण पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कि उनकी वजह से हम यहां हैं। देव ऋण देवताओं एवं भौतिक शक्तियों या प्राकृतिक शक्तियों, प्राकृतिक शक्तियों का संरक्षण करना, ये इतनी जिम्मेदारी है हर गृहस्थ द्वारा। अगर वो सनातनी है तो इन चीजों को करेगा। बाकी रही बात, और भी है 7 पाग यज्ञ हैं, 7 हर यज्ञ हैं, 7 सोम यज्ञ हैं। सब कभी ना एग्जाम में आया है ना आएगा, इसलिए इसके चक्कर में ना पड़ो। हाँ, 16 संस्कारों की बात होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सभी लोग? 16 संस्कारों को भी बता दें। देखिए, संस्कार, आश्रम, देखिए ध्यान से, आश्रम व्यवस्था और संस्कार व्यवस्था सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि आश्रम व्यवस्था में आपको बिल्कुल परिपक्व बना दिया जाता, आपको ट्रेंड कर देना, और संस्कारों के द्वारा आपको पूरी ट्रेनिंग देकर समाज में स्थापित कर देना, है ना? तो संस्कार और आश्रम हमें संस्कृतिवान बनाते हैं। आश्रम एवं संस्कार नागरिकों को संस्कृतिवान बनाते हैं। अगर इनका पालन करिए तो निश्चित आपके अंदर नेचुरल डेवलपमेंट होगा, संस्कृतिवान होगा। संस्कारों की अलग अलग बातें हैं। सबसे ज्यादा संस्कार गौतम धर्म सूत्र में, 40 संस्कार जबकि बैखानस में 18, बैखानस में 18 संस्कारों का उल्लेख। 16 संस्कार, 16 संस्कार भारतीय समाज में स्थापित हुए। आइए क्रम जान लीजिए, जिसे जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे। पहला, मां के गर्भ में आना, माने गर्भाधान, मां के गर्भ में आना। दूसरा, पुंसवन, बालक का जन्म। सीमांतोन्नयन,
सीमांतोन्नयन, भूत प्रेतों से रक्षा, जात कर्म माने गर्भ में, ये सीमांतोन्नयन इतनी चीजें गर्भ के अंदर ही रहता है बालक, मां के गर्भ में, ये तीनों। अब ये जन्म लेता जात कर्म, जात कर्म जन्म, फिर नामकरण, यहां आप क्रम कर लीजिएगा। नामकरण हो गया पांचवा, छठवां हो गया निष्क्रमण, पहली बार घर से बाहर निकलना। अब तो बालक पहले ही अस्पताल में टहलने लगता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, घर में रहता था 12 दिन, इसे सौर और कहते हैं। अब तो सब खत्म हो गया, निष्क्रमण जब से अस्पताल आया तब से सब खत्म है ना। 6 यहां हो गए। अब आइए अन्नप्राशन, पहली बार उसे अन्न चटाना, अन्नप्राशन। फिर 8वां चूड़ा कर्म, पहली बार मुंडन होना, चूड़ा कर्म पहली बार मुंडन। कर्ण भेदन, कान छेदे जाते थे सभी बालक के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पश्चिम में अब भी देखता हूं मैं। विद्यारंभ, पहली बार अक्षर ज्ञान घर पर ही। फिर उपनयन, अब बाहर घर से जाएगा। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन, उपनयन के बाद ही वेदारंभ होता। वेदारंभ 12वें नंबर का। अब इधर केशान, जब वैदिक शिक्षा कंप्लीट तो उसका फिर मुंडन होता था। इसी के बाद केशान के बाद वो समापवर्तन, अंतिम बार स्नान। समापवर्तन माने वैदिक शिक्षा खत्म, यहीं से उसका अंतिम स्नान होता था, यहीं से वह स्नातक कहा जाता था। अंतिम स्नान गुरुकुल में। अब इसके बाद आइए विवाह कर लीजिए गृहस्थ, फिर अंत में चले जाइए ब्रह्मालीन, अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे परिवार वाले। यहीं विवाह के बाद एक कोई संस्कार नहीं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। अंत्येष्टि या मृतक संस्कार, जिस पंच तत्व से आए उसी में विलीन हो जाना। अब इसमें जिसको जिसका नहीं आता वो पूछ सकता, जिसको इसमें जो भी नहीं आता वह पूछ। आई देखिए, अगर आपको नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस। इसमें जिसका मीनिंग न समझ में आ रहा आप पूछ सकते हो। केसों को उठाना माने माता के केसों को उठाया जाता था भूत प्रेत से रक्षा के लिए। अब इसमें यह क्लियर हो जाएगा कि किस नंबर का कौन सा संस्कार। सारे जल्दी बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया। ज्यादा कुछ आज नहीं है, बस अभी अब विवाह संस्कार भी यहीं पढ़ाना है, 8 प्रकार के विवाहों को। फिर अंत में अर्थव्यवस्था और धर्म होगा, एक क्लास अभी और लेनी पड़ेगी, तब ये समाप्त है ना। एक क्लास और होगी, मैंने समाज में अभी आपका 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा होनी है, और इसके बाद जो है धर्म और अर्थव्यवस्था, तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, चौथे का एग्जाम्पल, चौथा जातकर्म। अरे यार, जन्म के समय जो होता, अब जन्म के समय जो जन्म कराया जाता उसका मैं क्या बताऊंगा? यार तुम एकदम
कॉमन सेंस तुम्हारे पास भाई खत्म होती जा रही। जन्म के समय अभी ये कैसे जान पाओगे कि बच्चे कैसे जन्म लेता है? ये हमारा तुम्हारा काम है, दादियों का काम है, दाइयों का काम है, नर्सों का काम है। ये तुम्हें क्या बताएंगे? जन्म के समय जो टुटके किए जाते हैं माताओं और बच्चे के लिए, ये सब उसका। एकदम कभी कभी यार कैसी बातें करते हो भाई। अब पता बोला नहीं पहले जन्म के समय, कैसे जान पाओगे उसको? या तो घुसो अस्पताल में, देखो घरों में तो बच्चे अब होते नहीं। अब तो बच्चे ज्यादातर 90% अस्पतालों में ही होते हैं। बड़ी इच्छा है तो जाके घुसो उसमें, देखो। मैं भी ना गया, मुझे क्या पता, ये तो माताएं और बहनें जानती। बस यहीं तक रहेगा भाई, आज यहीं तक। अगली क्लास बैक टू बैक लगी है यार, बिल्कुल आज मौका नहीं है। ठीक है, तो बस अभी नेक्स्ट क्लास में होगा, माने एक क्लास और चलेगी वैदिक की, फिर यहीं से समापन हो जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने समय दिया। चलो, ये सारी चीजें हो गई। कुछ नहीं करते।